कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। इसकी वजह देखो, हिंदुस्तान में तो कोरोना स्टार्ट हुआ नहीं था, और जो बाहर से लोग आए उस टाइम पे केंद्र सरकार अगर ध्यान रखती है, फ्लाइट को बंद कर देती है, शायद इतना नहीं फैलता। दिल्ली के अंदर कोरोना काफ़ी लेवल पर बढ़ चुका है, और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 1000 से भी ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं। 1200, 1400, 1500 केसेज आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। तेरी दिल्ली मेरी दिल्ली, तेरा अस्पताल मेरा अस्पताल की। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, कल दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक की अगुवाई उपराज्यपाल करेंगे, लेकिन बैठक में केजरीवाल मौजूद नहीं होंगे। दरअसल केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, गले में खराश है। कल सुबह उनका कोरोना टेस्ट होना है। कल की बैठक में अरविंद केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली की परिस्थितियों के मद्देनजर ये बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने के बाद उनकी जगह मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की तरफ से डेप्यूटी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। और अब बात करते हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली में अस्पतालों पर हो रही सियासी वार पर। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि अब दिल्ली सरकार के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। दलील यह है कि बाहर वाले आएंगे तो यहां बेड की कमी हो जाएगी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बेड की कमी हो जाएगी या फिर ये मिसमैनेजमेंट को छिपाने के लिए सियासी दांव है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो अब दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आपको साबित करना होगा कि आप दिल्ली वाले हैं। नहीं साबित कर पाए तो आपको अस्पताल से लौटना होगा। लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने इस फैसले की वजह पहले ही बता चुके हैं। कहते हैं दूसरे राज्यों के लोगों की वजह से कहीं दिल्ली के लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। ये हकीकत है कि देश की राजधानी में कोरोना मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी भी हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के दिए आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली में अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1282 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की तादाद 28,936 पर पहुंच गई है। 10,999 लोग रिकवर हो चुके हैं और फिलहाल 17,125 एक्टिव केस हैं। आंकड़ों से ये साफ है कि करीब 17,125 लोगों को फिलहाल इलाज की दरकार है। इसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें गंभीर लक्षण नहीं होगा और वो होम क्वारंटीन में होंगे। थोड़ा गंभीर मरीज कोरोना केयर सेंटर में होंगे और उससे भी गंभीर मरीजों को अस्पताल में बेड की दरकार होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अस्पतालों में बेड अब भी खाली है। दिल्ली के अंदर हमने अभी इस टाइम पर हमारे ऐप के ऊपर भी 8,500 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें से लगभग आधे बेड अभी खाली हैं। फिर ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि मरीजों की परेशानी क्यों हो रही है। ये भी समझना मुश्किल है कि सरकार दिल्ली के बाहर के लोगों को इलाज से क्यों रोक रही है। कहीं ये सिस्टम की नाकामी या सियासी दांव तो नहीं।
देखो हिंदुस्तान में तो कोरोना स्टार्ट हुआ नहीं था, और जो बाहर से लोग आए उस टाइम पे केंद्र सरकार अगर ध्यान रखती है, फ्लाइट्स को बंद कर देती है, शायद इतना नहीं फैलता। दिल्ली के अंदर कोरोना काफ़ी लेवल पे बढ़ चुका है, और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 1000 से भी ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं, 1200, 1400, 1500 केसेज आ रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की तबीयत नासाज है, बुखार के साथ गले में खराश भी है, लिहाजा कल सुबह कोरोना का टेस्ट कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है? आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि अब किस तरह से तमाम पार्टियां अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस फैसले पर घेर रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश से लोग अपने जरूरी कार्यों से आते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसको ये कहकर कि वह दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार उसका इलाज नहीं होने देगी। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है, केंद्र को इसमें जरूर दखल देना चाहिए। महामारी की शुरुआत हुई तो तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। कोरोना से निपटने के लिए कई तरह के ब्लूप्रिंट तैयार किए गए, लेकिन जब वायरस की स्पीड बढ़ी तो सियासी रास्तों पर समाधान तलाश करने लगे। आज तक ब्यूरो। आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय सिंह हमारे साथ सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि सीनियर कंसल्टेंट है प्राइमस हॉस्पिटल में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जी, सबके पहले आपके पास आते हुए जरा अरविंद केजरीवाल जी की पिछले महीने की एक बाइट आपको सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने तैयारियों पर बताई थी। इस सवाल के पीछे ये जानकारी बहुत अहम है, इसीलिए सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त क्या कहा था तैयारियों पर, आइए आपको पहले सुना देते हैं, फिर संजय जी इसी पर आपका जवाब। इस तरह से 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं, 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8,000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे। वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होंगे उसकी सारी चिन्हित कर लिया गया कि इतने के बाद फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस हॉस्पिटल को टेक ओवर। 12,000 होटल के कमरे टेक ओवर किए जाएंगे। किस किस होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा इसकी भी चिन्हित कर लिया गया है कि 8,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, 7,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, और 10,000 पेशेंट्स को बैंक्वेट्स और धर्मशालाओं में रुकवाया जाएगा। तो 30,000 जब हमारे पास पेशेंट्स होंगे तो जो सबसे सीरियस पेशेंट्स होंगे, जिन पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी या लिवर की बीमारी या कैंसर या सांस की बीमारी या डायबिटीज होगी, वो और जो 50 के ऊपर की उम्र के होंगे, इन लोगों को अस्पताल में रखा जाएगा। और जिन लोगों को माइनर सिम्टम्स होंगे, जो 50 के कम की उम्र होंगे, कोई और बीमारी नहीं होगी इस तरह के, उनको हम होटल में और धर्मशाला में आइसोलेशन में रखेंगे। लेकिन वहां भी 7 अप्रैल को जब ऐसी तैयारी की वो बात कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से फैसला बदलना पड़ा? लेकिन बड़ी खबर संजय सिंह साहब इस वक्त आ रही है जो अपने दर्शकों को पहले बता दें। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में सभी के इलाज के लिए कहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली में सभी लोगों का इलाज होगा। सूत्रों के हवाले से फिलहाल अभी खबर आ रही है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। एलजी ने केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनके फैसले को बदलते हुए दिल्ली में सभी लोगों के इलाज की बात कही है। लेकिन पूर्ण रूप से जैसे ही जानकारी आ जाएगी हम आपको बताते। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है
संजय सिंह साहब, दोनों पर ही आपका रिएक्शन। एक तो अगर एलजी इस तरह से फैसले को बदलते हैं तो आप क्या कहेंगे, और दूसरा जो हमने 8 अप्रैल का अरविंद केजरीवाल जी का ही पूरा वो बयान सुनाया, उन्होंने 30,000 मरीजों की बात की थी और आज 28,000 के करीब मरीज हैं। दिल्ली से बाहर वालों का इलाज नहीं कर पाएंगे, ये कहने की नौबत क्यों आई जब तैयारी पूरी थी? संजय जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि तैयारी पूरी थी और तैयारी पूरी है, और 28,000 मरीजों में बहुत सारे मरीज ठीक भी हो गए हैं। मेरे ख्याल से उनका आंकड़ा आपने नहीं दिया। आज दिल्ली के अंदर 9,000 बेड सुरक्षित हैं, जिसमें से अभी भी लगभग 3,500 बेड अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में खाली हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जिसमें दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम होटल्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, जरूरत पड़ी तो स्टेडियम को, इनको भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे। ये पहले भी मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं। तो हम बेड की कहीं कमी लोगों के लिए नहीं आने देंगे, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी नहीं आने देंगे। प्लाज्मा थेरेपी जैसी सक्सेसफुल चिकित्सा की विधि यहाँ अपनाई गई, उसको यहाँ एक बेहतरीन चिकित्सा के रूप में लोगों के लिए इलाज के लिए किया गया। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जितने भी आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा बेड की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और लोगों को मना किया जा रहा है, एडमिशन नहीं किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई भी हमारी सरकार कर रही है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ FIR भी हुई, और इसको आपदा प्रबंधन की दृष्टि से देखना चाहिए। इसको कोई भेदभाव की दृष्टि से देखना मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक विशेष परिस्थिति में, और बार बार केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने और हम लोगों ने कहा, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहां पर रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु के लोग इमरजेंसी सिचुएशन में कहां जाएंगे? उनको अगर जरूरत पड़ेगी बेड की तो वो कहां जाएंगे? संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। 8 अप्रैल को जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था वो हमने आपको सुना दिया। ये लॉकडाउन का पूरा पीरियड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तैयारियां पूरी करने के लिए, ये आप बताते रहे। अगर आपकी बात पर विश्वास करें जो आप पहले कह रहे थे, तो फिर ये नौबत क्यों आई, ये समझना चाह रहे हैं। क्या हुआ? क्या आसपास के राज्यों से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आने लगे? कुछ दलील तो देनी होगी ना सर, इतने बड़े फैसले के पीछे। मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल होगा जब कोई राज्य ये बोले, एक सेकंड सर, सवाल पूरा होने दीजिए। जब कोई राज्य ये बोले कि हम सिर्फ अपने ही राज्यों के मरीजों का, एक ऑर्डर के साथ कि सिर्फ हम अपने ही राज्य के मरीजों का इलाज करेंगे। बहुत बड़ा फैसला है ये, इसके पीछे की वजह बताइए। जब तैयारी पूरी है, आप अभी भी कह रहे हैं 4,500 बेड्स खाली है, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? विश्व में एक उदाहरण आप बता दीजिए, विश्व में एक उदाहरण बता दीजिए। दिल्ली NCR में दिल्ली से हरियाणा जाने का रास्ता खुदवा दिया गया। खट्टर साहब ने कहा हम यहां पे कोरोना संक्रमित लोग आ रहे हैं दिल्ली से, हम इनको घुसने नहीं देंगे। कोरोना योद्धा जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उन डॉक्टर्स की एंट्री हरियाणा में बंद कर दी। हाँ, डॉक्टर्स की एंट्री हरियाणा में बंद कर दी। गाजियाबाद में डॉक्टर्स की एंट्री बंद कर दी। नोएडा में दिल्ली के मरीज तो क्या, दिल्ली के लोगों की एंट्री बंद कर दी। नोएडा से दिल्ली में एक मां को 7 महीने का अपना बच्चा जो उसका अपोलो में एडमिट था, दूध पिलाने के लिए आना था, उसको आने नहीं दिया गया। ये कहीं सुना है आपने? हमने तो एक, आपको पूरी बात आप सुन लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारे तैयारी में, फिर मैं दोहरा रहा हूं, कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पे हम बेड की संख्या, और उन्होंने बोला, आपने जो दिखाया उसमें भी बोला, फेज वाइज हम बेड की संख्या बढ़ाएंगे। हम उस पर पूरी तरीके से कायम है, हम उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम बेड की संख्या दिल्ली में बढ़ाएंगे। आज की तारीख में 3,500-4 हजार बेड हमारे पास अभी भी खाली हैं हॉस्पिटल में। जहां प्रॉब्लम आ रही है उस पर कार्रवाई करने का काम हम कर रहे हैं। अब आपने सवाल ये जो पूछा कि हमने दिल्ली से बाहर के लोगों का एडमिशन बंद क्यों किया, आज अगर दिल्ली के रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक के लोगों को कोई तकलीफ होती है, इमरजेंसी होती है, उनको बेड कहां से मिलेगी? 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के बेड सभी लोगों के लिए ओपन है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केसेस के लिए, ऑपरेशन से लेके इलाज के लिए, सारे लोगों के लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए ओपन है। हमने कौन सा भेदभाव कर दिया? अगर यहां रहने वालों की चिंता करना भेदभाव है तो इससे ज्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाएगी, केसेस दिल्ली में बढ़ जाएंगे, डेथ बढ़ जाएगी। आप इस महासंकट के दौर में भी देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, मोर्चाबंदी किसी भी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं।
ठीक है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। आपने पूछा हमने इंतजाम क्या किया, उसको 1 मिनट में खत्म करके मैं आता हूं। अगर एलजी आज फैसला दिल्ली में बदलते हैं उस पर इंतजाम भी आप बोलिएगा। चिकित्साओं अगर की, एलजी फैसला चिकित्सा बदल व्यवस्था देते की हैं, एलजी फैसला बदल देते हैं, उस पर भी बोलिएगा। खबर आ रही है ऐसी सूत्रों ये के आप हवाले से। ऑन एयर जानकारी दे रही, ये आप ऑन एयर जानकारी दे रही हैं, मेरे पास कोई उनकी चिट्ठी नहीं है। ये आप ऑन एयर जानकारी दे रही हैं, मुझे, मेरे पास उनकी कोई चिट्ठी नहीं है कि उन्होंने फैसला बदला है नहीं बदला। उसको देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा, ठीक है। नहीं तो ये लोग कहेंगे कि ये लोग फर्जी राजनीति करते हैं। दिल्ली में आज टेस्टिंग और इलाज की क्या स्थिति है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। केसेस बढ़ रहे हैं, मैं इसको मानता हूं, बट आपकी बात को मान रहा हूं। दिल्ली में 10 लाख लोगों में 12,198 की टेस्टिंग होती है, तमिलनाडु में 7400, राजस्थान में 6,224, कर्नाटक में 5,482, महाराष्ट्र में 4,400, गुजरात में 3,500, बंगाल में 2,500, मध्य प्रदेश में 2,300, उत्तर प्रदेश में 1,500, बिहार में 769। रूडी साहब को ये हमारे टेस्टिंग का आंकड़ा, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है अंजना ओम कश्यप जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है वो आंकड़ा है। अब आप, हमने इलाज में क्या किया है वो आप जान लीजिए, हम कितना सक्सेसफुल रहे हैं लोगों का इलाज कर पाने में, वो 1 मिनट में बस आपको मैं बताना चाहूंगा। आज दिल्ली के अंदर जो मृत्यु दर है प्रति 10 लाख, अहमदाबाद में 118 लोगों की मृत्यु हो रही है, मुंबई में 83 लोगों की हो रही है, पुणे में 55 लोगों की हो रही है, दिल्ली में 32 लोगों की हो रही है। ये शहरों का आंकड़ा है। और अगर आप मृत्यु दर की बात करेंगे, अहमदाबाद में 6.9% है, मुंबई में 3.1% है, पुणे में 4.4% है, और दिल्ली में 2.6% है। ये वाला अगर हमने full कुछ scale किया दिखाइएगा। नहीं, अगर हमने चिकित्सा सुविधाओं के लिए कुछ किया नहीं। एक बार सर ये वाला ग्राफिक्स आप देखिए। ये माना आंकड़े अभी दिल्ली के कम हैं, लेकिन दिल्ली की हालत क्यों खराब है इस पर नजर डालिए। हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य में कितनी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो जनसंख्या के हिसाब से है, यानी केसेस पर मिलियन, उसमें दिल्ली बहुत आगे है। 1,262 केसेस प्रति मिलियन है और 33 लोगों की मौत हो रही है। अगला आंकड़ा दिखाइए, अगला जो ग्राफिक्स है दिखाइए, प्रति 10 लाख। ये देखिए सर, इसमें आप बहुत आगे निकल जाते हैं। ये वाला आंकड़ा अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, संजय जी, एक तरफ दिल्ली में यही देखिए, अब आप सबसे आगे आ जाते हैं, 1,162 लोग प्रति 10 लाख में यहां पर मामले हैं और मौत 33 लोग की हो रही है। महाराष्ट्र भी आपसे पीछे है, जहां प्रति 10 लाख 637 मामले हैं और 22 मौतें हो रही हैं। इसलिए चिंता है दिल्ली को लेकर इस वक्त। संजय जी, छोटा सा रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं रूडी जी के पास जाऊंगा। मैंने पूरा आपको आंकड़ा बता तो दिया मृत्यु दर के मामले में, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और इसको आप, मैं चाह रहा हूं कि आज तक चैनल ये जांच कराए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूंगा तो मैं आपके चैनल पे लाइव माफी मांगूंगा। ये आंकड़े प्रमाणित आंकड़े हैं। दिल्ली में मृत्यु दर 2.6% है, अहमदाबाद में हमसे 3 गुना ज्यादा 6.9% है, मुंबई में 3.1% है, पुणे में 4.4% है ये आंकड़ा। और जो मैंने टेस्टिंग बताया, आज 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश 1500 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है प्रति 10 लाख, और 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली 12,198 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है प्रति 10 लाख, गुजरात 3500 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है प्रति 10 लाख, कर्नाटक 5,400 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है प्रति 10 लाख, महाराष्ट्र 4,400 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है प्रति 10 लाख, राजस्थान 6200 कर रहा है। ये आंकड़े साफ तौर पे हैं, और ये मैं कह रहा हूं कि आप इसको चेक कराइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा आपके चैनल। नहीं, ये आंकड़े तो हम भी दिखा रहे हैं टेस्टिंग में सबसे ज्यादा, जो आंकड़े आप कह रहे हैं वो टेस्टिंग में हम सबसे ज्यादा, लेकिन मृत्यु दर में हम पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके बाद भी हमारी चिकित्सा व्यवस्था सबसे खराब है। चलिए ठीक है, एक बार रूडी जी से इस पर जवाब लेते हैं। रूडी जी, वो कह रहे हैं कि हम मुकाबले में सबसे मुस्तैद हैं, आप फिर भी एक चीज आप बताइए उंगलियां अंजना हम पर जी, उठा रहे हैं। आज दिल्ली, पूछ लीजिए, पूछिए संजय। नहीं, मैं कह रहा हूं दिल्ली में आप भी जानती हैं, रूडी जी भी जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, दिल्ली में सबसे ज्यादा विदेशों से फ्लाइट जनवरी से लेकर मार्च तक दिल्ली में आई। सबसे ज्यादा लोग यहां पर आए, जो हाई रिस्क आप कह सकती हैं वो दिल्ली के लिए था कोरोना संक्रमण के मामले में। इस सच से तो
पर्दा हटाया जाना चाहिए आपके चैनल पे, कम से कम बिल्कुल, हम लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली में केसेस बढ़ने की एक नहीं कई वजह हैं। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, जब आपके मुख्यमंत्री जी पीएम के साथ बैठक में शामिल होते थे तो क्या उन्होंने ये सुझाव दिया था? अरे यार जी, आपके मुख्यमंत्री भी तो पीएम मीटिंग के में साथ क्या बातचीत हुआ था करते क्या होंगे। नहीं हुआ था वो हाँ, देखिए अभी आप 8 अप्रैल का बयान दिखा रही हैं। अब अगर मैं 22 मार्च के बयान का जिक्र करने लगूंगा, प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था 21 दिन के लॉकडाउन के बाद केसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, रूडी जी जवाब दीजिए। अब उसकी बातें कहाँ, अब रूडी जी जवाब दीजिए। ये समय है सबको साथ मिलकर आपने लड़ने का, अंतर्राष्ट्रीय विमानों इस को संकट रोकने से में एक साथ देरी मिलकर की, लड़ने का। अगर दावों पे ठीक है, इस पर अब आम आदमी पार्टी आपको कटघरे में खड़ा कर रही है। इसकी वजह से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, महानगर जहां सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आई, वहां पर सबसे ज्यादा मामले बढ़े और ये कह रहे हैं कि मुकाबले में ये मुस्तैद हैं, आप इन अस्पताल के जरिए ये दिल्ली वालों की चिंता कर रहे हैं। रूडी जी। एनार्किस्ट वाला, देखिए अंजना जी, मैं इनकी बात बड़ा ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगता है कि अच्छा खासा इन्होंने हर विषय पर अपना बयान दिया है। मेरा मूल सवाल ये है कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज है, और अगर हम सब लोगों को संविधान में भरोसा है तो उसके 2 धारा हैं। धारा 14 है जिसमें कहा जाता है कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ है। धारा 21 है जो हमारे सबके जीवन को, और वो है राइट टू लाइफ, एंड दैट मीन्स दैट यू कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी टू लाइफ और प्रोटेक्शन टू हेल्थ। इस पर भी मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। दिल्ली में और देश में चारों तरफ, ऐसा नहीं कि कोविड सिर्फ दिल्ली में है, हर राज्य सरकारें जूझ रही हैं, हर सरकारें प्रयास कर रही हैं। दिल्ली का एक विशेष परिस्थिति है और उस विशेष परिस्थिति में दिल्ली की सरकार, जो भारत की सरकार भी यहीं बैठती है, जो पूरे भारत में काम करती है, और भारत की सरकार चलाने वाले भी दिल्ली में बैठते हैं। और यहाँ इन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम दिल्ली वालों को ही यहाँ उपचार कराएंगे, क्योंकि हमारे पास ये कमी है, ये कमी है, हम ये कोशिश कर रहे हैं, बाकी राज्यों से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये निर्णय है। मेरा सवाल यहाँ उठ के आता है, और ये सवाल इसलिए उठ के आता है कि मान लीजिए आज दिल्ली में भूकंप हो जाए तो केंद्र सरकार ये कहेगी कि पहले जरा मुझे ये दिखाइए कि दिल्ली वासी कौन है, पहले मैं उसके घर से निकालूंगा, फिर उसके बाद या बाहर वाले लोग जो रहते हैं दिल्ली में, पहले मैं उनको निकालूंगा और उसके बाद जो है फिर मैं दिल्ली वालों को निकालूंगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस आपदा की स्थिति में, जहां कोई भी व्यक्ति आज उसे खुद ही नहीं पता है कि उसे किस अस्पताल में पहुंचना पड़ेगा, किस अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, वहां इस प्रकार का निर्णय सुनाना, देश के भीतर नागरिकों में भी विच्छेद करना कि हम फलाने का ध्यान देंगे और फलाने का नहीं ध्यान देंगे, मुझे नहीं लगता कि संविधान बनाने वाले लोगों ने कभी इस प्रकार की कल्पना की थी जो आज हम भारत में देख रहे हैं। मुझे याद है कि ये शब्द कहना बड़ा कठोर होगा, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, और मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि मैं कह रहा हूं, शायद इस पूरे परिस्थिति में भी कुछ लोगों को बड़ी राजनीति दिखती है, और ऐसे ही समय में कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे परिस्थितियों में एनार्की पैदा करना चाहते हैं। वो अपने आप को इतिहास के पन्ने में एनार्किस्ट के रूप में दिखना चाहते हैं ताकि इतिहास उनका गवाह बना रहे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं 20 जनवरी 2014 की उस घटना को कह रहा हूं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने जुबान से, किसकी जुबान से, अपने जुबान में कहा था कि यस आई एम एन एनार्किस्ट, और उन्होंने खुद एक प्रोटेस्टर के रूप में दिल्ली में धरना दिया था और कहा था कि इसकी जांच हो। जिस राजनेता की मानसिकता एनार्किस्ट, और वो स्वयं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि मैं एनार्किस्ट हूं, आज ये प्रत्यक्ष रूप से एनार्किस्ट के रूप में भारत में एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रत्यक्ष रूप से कार्य। बाकी राज्यों में, बिहार में अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति गया हो या पंजाब का गया हो और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कहेंगे कि भाई पंजाब के लोगों का मैं उपचार नहीं करूंगा, तुम कहां से चले आए। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और विद सरकार ने किसने क्या किया, बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर से खुदवा दिया। अगर गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा, लेकिन उनके गलत अगर वो गलत आप मानते हैं तो इससे आपको अधिकार नहीं बनता है कि गलत कर ले। मैं फिर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये नेता और उस व्यक्ति की मानसिकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। इन्होंने कहा था, इनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये बिहार वाले
मुंह लटका करके। और मेरे जैसे हमारे जैसे बिहारियों का इन्होंने अपमान किया। 500 रुपए का टिकट कटा के चले आते हैं और 5 लाख का उपचार करा के। ये 2 शब्द उन्होंने खुद को एनार्किस्ट कहा था। उन्होंने बिहार को अपमानित करते हुए यहाँ के रहने वाले और हमारे जो भी हो उनको कहा था कि 500 रुपए का टिकट कटा के बिहार से मुंह लटका के चले आते। कैसा अपमान किया था मेरे भाई बिहारियों का। और यही मानसिकता, एनार्किस्ट की मानसिकता जो, और मैं संविधान में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और वो रूलिंग के बारे में इसके बाद संजय जी, ये मुख्यमंत्री नहीं, आज अगर दिल्ली का संकट हो, बिहार में संकट हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, बिहार में हो, दिल्ली की सरकार कदम में कदम मिला करके चलेगी। हो सकता है हम पीछे छूट जाए, आप पीछे छूट जाए, हम साथ खड़े होंगे दिल्ली में। लेकिन ये आप अपनी पॉलिटिकल कूटनीति या राजनीति या आपका जो राजनीतिक अवस्था है, मानसिक अवस्था है, उसमें ये जो आप निर्णय कर रहे हैं, ये संविधान के मूल स्पिरिट के खिलाफ है। ये राजनीतिक जो राजनीतिक चेतना है उसके खिलाफ है। आप जो कर रहे हैं ये एनार्किज्म है। आप प्राइवेट ऑफिस, अभी इस समय कोई झगड़ा करता है ऐसा, आप कार्रवाई कीजिए। आप निजी अस्पतालों से झगड़ा कर रहे हैं, उनको सबक सिखा रहे हैं, डॉक्टरों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आखिर आपको क्या हो गया है? आप क्या प्रमाणित करना चाहते हैं केजरीवाल साहब? क्या आज लोग पिस रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग कोविड के संकट से लड़ रहे हैं, घर घर में तबाही है, लोग परेशान हैं, और आप अपनी राजनीति से भरे नहीं आ रहे हैं। केंद्र की सरकार नहीं होगा तो सरकारी अस्पताल खोल देगी। अगर दिल्ली पर संकट आएगा तो आर्मी के हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, सब खुल जाएंगे। आप कौन सा पॉलिटिकल वाहवाही का? देश के प्रधानमंत्री से आपको सीखना चाहिए। आप सब लोग को सीखना चाहिए कि दिल कैसे बड़ा होता है। देखिए, दुर्भाग्य है, मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसे कड़े शब्दों का उपयोग मैं आपके नेता के खिलाफ कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला है। जो आपके नेता केजरीवाल साहब ने कहा है उसी बातों को दोहराते हुए उनकी मानसिकता को, उनकी प्रवृत्ति को देश के समक्ष और दिल्ली के समक्ष लाके रख रहा हूं। और एलजी साहब का निर्णय मैं पढ़ूंगा और मुझे लगता है कि संविधान के हित में एलजी का दायित्व है कि अगर उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है तो संविधान सबसे ऊपर है और उससे ऊपर भारत का कोई नागरिक नहीं है, चाहे श्री केजरीवाल हो या अपने। डॉक्टर कौशल मिश्रा साहब, एक बार जल्दी से इनका भी जवाब हो जाए, फिर एक साथ संजय जी आपसे दोनों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स को एक साथ जवाब दीजिएगा। डॉक्टर्स में बहुत नाराजगी आई, जिसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन सब सामने आया। वो कहा कि इस तरह से डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है वो ये है कि अगर डॉक्टर्स ऐसे वक्त पर, ऐसे संकट की घड़ी में नहीं साथ दे और छल करे, मना करे पेशेंट्स को लेने से, तो हम कार्रवाई करेंगे ही। डॉक्टर मिश्रा। अंजना जी, देखिए, अभी तक मैं सुन रहा था, कोरोना को देखा ना, वो फुटबॉल जैसा है और वो कोरोना का फुटबॉल बना दिया गया है इस पॉलिटिक्स में। उसके चक्कर में हो क्या रहा कि देश की जनता, स्पेशली दिल्ली की जनता, और एज ए डॉक्टर मैं बात करता हूँ, डॉक्टर को ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर, अभी न्यूज़ बताता हूँ, डेड बॉडी का टेस्ट नहीं होगा, डेड बॉडी पे कोरोना का टेस्ट नहीं होगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है जिसमें कोरोना हो सकता है, वो उसके हिसाब से टेस्ट नहीं करेगा। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि अरविंद जी की आज तबीयत खराब है, लेकिन एज ए डॉक्टर उनका टेस्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी अपनी गाइडलाइन ही उनके टेस्ट को रोकती है। क्यों? क्योंकि वो ना हाई इंडेक्स में आते हैं, ना वो सस्पिशन है, ना उनके फैमिली में कोई कोरोना है। तो ये जो हो क्या रहा है कि हर शाम को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो शाम को बैठती है, बैठ के एक नया ऑर्डर निकाल रही है। जब से कोरोना हुआ है तब से पिछले अगर 10 साल के ऑर्डर देख लिया जाए और पिछले कोरोना काल के ऑर्डर देख लिया जाए, उससे ज्यादा ऑर्डर पास हुए। हम एक ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हैं, तब तक एक नया ऑर्डर आ जाता है। ये एक मेस की सिचुएशन बन गई, एक नेटवर्क बन गया है। हम एक चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, दूसरी आ जाती है। बार बार ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर ने किसी भी मरीज को इलाज करने से कभी नहीं मना किया। अभी संजय जी बैठे हुए हैं, मैं संजय जी से बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आपका एक ऑर्डर जो एज ए डॉक्टर, एज ए सिटीजन मुझे चुभता है कि जो आपने ये ऑर्डर किया कि 20% और 80%, आपने कहा कि 20% सारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप पूरे हॉस्पिटल को 100% लीजिए सर। 20% लेकर के आप उस 80% की सारी पॉपुलेशन को हाई रिस्क पे डाल रहे हैं, उनको कोरोना हो जाएगा। एज ए सर्जन मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना नहीं है
और अगर मैं सर्जरी करता हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता हूं, तो उसमें रेट ऑफ डेथ लेस देन 1% के आसपास आती है। 5% कॉम्प्लिकेशन है, लेस देन 1% डेथ रेट है। लेकिन अगर हम कोरोना के केस में जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं, उसमें वो रेट ऑफ डेथ 25 गुना बढ़ जाती है, 25% हो जाती है। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो मरीज का अगर हम सर्जरी के लिए लेते हैं तो हम उसका कोरोना का टेस्ट भी ना करें, यानी कि ये मरीज को भी नहीं पता होगा कि उसको कोरोना है, ना उसके घर वालों को पता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कहें तो मेडिकल मेस बना दिया गया। हो क्या रहा है कि डॉक्टर को किनारे कर दिया गया है और कहा गया है कि यू शुड फॉलो दी ऑर्डर्स। डॉक्टर का जो अपना मेडिकल एक्यूमेंट है उसको ऑर्डर्स में बांध दिया गया है, तो डॉक्टरी तो रह नहीं गई है, ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जो मेस हो चुका है। अब बात आती है, एक बार संजय जी जवाब दे लें, फिर अपनी बात कहिएगा। मैं जवाब दे दूं? जी, मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कई बयानों का जिक्र किया, और मैं चाहूंगा कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान दिखा दीजिए जो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया हो, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया हो। कोई एक बयान दिखा दीजिए जहां उन्होंने सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाने की बात की हो, एक बयान दिखा दीजिए। लेकिन आप 2014 के बयान और 15 के बयान और 17 के बयान निकाल के अगर उनको अनार्किस्ट साबित करना चाहते हैं तो ये आपकी खुशी हो सकती है। दूसरी बात, बराबरी की बात। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आपने मेरी बात का समर्थन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप संविधान की धाराओं का जिक्र कर रहे थे। आप कह रहे थे हिंदुस्तान में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है, उसका बराबरी से ध्यान देना चाहिए। 17,500 करोड़ मान्यवर आपकी सरकार ने बांटा आपदा प्रबंधन के नाम पर, आपदा प्रबंधन के नाम पे। और उस 17,500 करोड़ रुपए में जो राज्य आपदाओं में सबसे ज्यादा ग्रसित राज्यों में से एक है, उसको आप 17.5 रुपए नहीं देते। और जब आपके नेताओं से हम लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा साहब दिल्ली यूटी है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। अरे भाई, कल को कश्मीर पे पाकिस्तान हमला कर देगा, आप कह देंगे कश्मीर यूटी है, हम मदद नहीं करेंगे। पौंडीचेरी में भूकंप आ जाएगा, आपदा आ जाएगी, आप कह देंगे पौंडीचेरी यूटी है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। इस प्रकार की दलीलें आपकी सरकार की तरफ से और इस तरह का सौतेला व्यवहार आपकी सरकार की ओर से किया जाता है। आपने एक बात कही, वो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पर बराबरी से इलाज होना चाहिए। 10,000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सबके लिए 10,000 बेड दिल्ली में रहने वालों के लिए, कोरोना संक्रमण की विशेष स्थिति को देखने के लिए, देखते हुए अगर सुरक्षित किया गया है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की अभी, और डॉक्टर्स की बात अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे। मुझे अच्छा लगता कि अगर हमारे डॉक्टर साहब और रूढ़ी साहब अस्पतालों की वो खबरें, आपके टीवी चैनल पर दिखाई गई वो खबरें पढ़कर आते, देखकर आते, जहां पर बेड के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवारों को अपमानित करके एक हॉस्पिटल नहीं 5-5 हॉस्पिटल से भगाया गया। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, 10-10, 15-15 लाख रुपए की मांग की गई। पैथोलॉजी, 6 पैथोलॉजी जिनको हमारी सरकार ने चिन्हित किया, पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट निगेटिव दे देते हैं, निगेटिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव दे देते हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर्स जो लोगों का जीवन बचाने के लिए आते हैं, उनका एसोसिएशन कहता ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उन डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, उनके लिए होटल्स में रहने का इंतजाम हो, चाहे पीपी किट्स का इंतजाम हो, चाहे उनकी सुरक्षा सेवा को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी सरकारी स्तर पे हमें करना है वो हो। दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जिसने कहा किसी कोरोना योद्धा की मृत्यु अगर हो गई, 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को हम लोग सहायता। संजय जी, आपको टोक रही हूँ, बीच में बड़ी खबर की पुष्टि हो गई है। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, चिट्ठी आ गई है एलजी की, एलजी का ऑर्डर आ गया। एक सेकंड, आ रही हूँ रूडी साहब आपके पास भी। बड़ी खबर इस वक्त की जो हम पहले भी आपको बता रहे थे, एलजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को पलट दिया है। क्या लिखा है उन्होंने चिट्ठी में, क्या ऑर्डर है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को दिल्ली के एलजी ने पलट दिया है। दिल्ली में सभी का इलाज होगा, ये कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फैसला था जो बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी सबको दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि दिल्ली के जो अस्पताल है दिल्ली सरकार के अधीन है, वहां पर दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। लेकिन ये वो चिट्ठी है, चिट्ठी भी सामने है अब संजय सिंह साहब। ये आदेश है अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, जिनका ये कहना है कि सबका उन्होंने फैसला पलट दिया है। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक चैनल में कहा कि वो एक नेता हैं, साफ तौर पे कहा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या फैसला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखने समझने के बाद बात करेंगे। जहां तक ये लिया गया फैसला है, ये डॉक्टर्स की कमेटी जो हेड कर रहे थे डॉक्टर महेश वर्मा, जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, और 5 उनके साथ डॉक्टर्स थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर 90% जनता की राय के आधार पर 7.5 लाख लोगों की दी गई राय के आधार पर उनके ईमेल SMS डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला है। अब अगर आप कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कोई ऑर्डर किया है तो सरकार इस पर उनसे बातचीत करेगी। चलिए ठीक है। डॉक्टर मिश्रा वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया है परिस्थिति को देखते हुए। मुझे लगता है ये संजय जी ने ये इस फैसले के बारे में बताया जो दिल्ली में इलाज होने की बात है। पहली चीज ये कि जो एज ए डॉक्टर मेरे लिए ऑर्डर भी है कि अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी में मरीज आता है तो मैं उसका ID कार्ड ना मांगूं, मैं उसका इलाज करूं, जिसके लिए संजय जी अभी बोल रहे थे। और मैं संजय जी से कहूंगा, संजय जी कुछ जैसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, उसमें से कुछ इंसिडेंट गिना करके आप डॉक्टरों की जो इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। आप आइए हमारे साथ। आपने कहा जो कोरोना वॉरियर हैं उनके लिए आप 1 करोड़ रुपए देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको कोरोना हो, जिसकी मैं जांच भी नहीं करा सकता, उसके बाद मेरे को कोरोना हो जाता है, तो क्या आप मुझे पैसे देंगे? ये सब बेकार की बात है सर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो सही है वो हो। मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। मैं चाहता हूं जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों उनका टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट का आखिरी जो एंड यूजर होता है, जैसे डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपकी गाइडलाइन के अलावा उसमें एक गाइडलाइन और इंसर्ट होनी चाहिए कि अगर डॉक्टर को लगता है उसका टेस्ट होना है तो टेस्ट होना चाहिए। सारे ऑपरेटिव पेशेंट जिनका प्री ऑपरेटिव चेकअप होना, उनका कोविड टेस्ट होना चाहिए। हाँ, अगर लाइफ सेविंग कंडीशन है उसमें आप कोरोना टेस्ट बाईपास करेंगे, 100% करेंगे। ये चीजें फॉलो होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में पब्लिक में ये कोरोना फैल रहा है, हम स्टेज 4 में जा चुके हैं सर। हमें इस बात की तैयारी करनी चाहिए। आप जो 30,000 बेड की बात कर रहे हैं ना, आगे आने वाले समय में कम से कम 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी इस दिल्ली को। आप मेरी बात याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, जो भी रेड जोन है, जो भी कंटेनमेंट एरिया है, वहां पे मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, जिंक, इनका पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कीजिए और टेस्टिंग के नंबर को बढ़ाइए। आप ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश क्या करते हैं? दूसरे प्रदेश और कैपिटल राजधानी, देश की राजधानी है, पूरे विश्व में दिल्ली का नाम आता है, ना कि कर्नाटका, मुंबई और कहीं और का नाम आता है। हम देश की राजधानी में रहते हैं, हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और हमें सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, और ये राजधानी होने की वजह से है। तो राजधानी में सारे नागरिकों को बराबर ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है। और मैं चाहता हूं कि आप ये कहें कि हम सबसे ज्यादा टेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे और हम नंबर को छुपाने की कोशिश करेंगे तो ये समझ लीजिए कि दिल्ली एक आने वाले न्यूक्लियर बम पे बैठी है। अगले 1.5 महीने में आप देखिएगा दिल्ली में कम से कम अगर नंबर सही रहे तो ये मान लीजिए कम से कम 5 लाख केस होने वाले हैं। संजय जी जवाब दे दे, फिर मैं रूडी साहब आपके पास। डॉक्टर साहब जो महाशय बोल रहे हैं, जो डॉक्टर साहब महाशय बोल रहे हैं, इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और आपके टीवी चैनल ने दिखाया है। एक नहीं कई हॉस्पिटल में 5-5, 6-6, 10-10 हॉस्पिटल में लोग दौड़कर अगर जा रहे हैं और उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं माफी बचाता हूं। पे उन डॉक्टर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? ये तरीका ठीक नहीं है। ये आपके डिबेट में बिल्कुल संजय जी डॉक्टर मिश्रा वो बोल लें, फिर मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर मिश्रा मैं आऊंगी, डॉक्टर मिश्रा मैं आऊंगी। डॉक्टर साहब आप चुप रहिए। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। मैंने बिल्कुल शालीनता से आपकी बात सुनी। आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। तो जो डॉक्टर्स लोगों को वो कह रहे हैं कि डॉक्टर, मैं भी मानता हूं डॉक्टर एक भगवान के रूप में होता है, लेकिन अगर वो भगवान के रूप में होते हुए मरीज को वापस भेज रहा है, इमरजेंसी केसेस में लोग जा रहे हैं, उनसे 10-10, 15-15 लाख रुपए की मांग कर रहा है,
इसी गंगाराम हॉस्पिटल के आपके बहुत सारे रिपोर्टर्स, कई टीवी चैनल्स के रिपोर्टर ने फोन कर करके कहा, उनसे पैसे की मांग का ऑडियो वायरल हुआ है दिल्ली के अंदर। आप बताइए उन लोगों पे एफआईआर और कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पैथोलॉजी, जो 6 पैथोलॉजी उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उनको बंद किया गया है। जिनका पॉजिटिव नहीं है उनका आप निगेटिव, जिनका पॉजिटिव है उनका निगेटिव दे रहे हो, जिनका निगेटिव है उनका पॉजिटिव दे रहे हो। ये तो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और पूरी की पूरी भाजपा इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के साथ और इन पैथोलॉजी चलाने वालों के साथ, ये नकली रिपोर्ट देने वालों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। ये कौन सा तरीका है? हम ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करें तो क्या करें जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अंजना जी, मैं माननीय सांसद संजय जी के हताशा को यहाँ सुन करके, मैं ही नहीं, जितने भी लोग आज सुन रहे होंगे, मैं तो चुपचाप बैठ के सुन रहा हूँ। अंजना जी, आपने इतना बड़ा अच्छा काम किया, इनको बोलने दिया, और ये पहले कहाँ से शुरू हुए, फिर डॉक्टरों को खराब करार दिया, फिर उन्होंने कहा फलाने खराब हैं, फिर आकर कहा कि भाजपा वाले ऐसे हैं। तो ये जो जहां से शुरू हुए थे वहीं लौट आए, इन्होंने किसी बात का कोई तर्क नहीं दिया। अब आपने जो समाचार दिया, मैं कह रहा था आपके चैनल में, और आप इतना बढ़िया है कि आप सबकी बात सुन लेती हैं और मौका देती है। मैं कह रहा था कि संविधान में ये स्वीकार नहीं होगा। मैं कह रहा था कि जो संविधान के तहत प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और वो आपको याद होगा एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, आर्टिकल 21 के तहत स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहिंदर सिंह के खिलाफ जो केस था, उसमें कहा कि प्रोटेक्ट करने का ये राइट है और कोई स्टेट इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। एलजी ने जो आदेश दिया है उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से, और जो उनका अधिकार है एनडीए में एक्ट के तहत से, और चेयरमैन है जो दिल्ली के, उसके अधिकार का उपयोग किया है। अब मेरे लिए क्या संकट है अंजना जी, कि जिस दिन से कोई केजरीवाल साहब कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, पहले भारत सरकार की नौकरी करते थे, फिर राजनीति में आए, फिर आंदोलन किया। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो इन सब बातों को नहीं जानते थे। तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये घोर कटु राजनीति कर रहे थे, अपनी उपस्थिति भारत के लक्ष्य पर एक एनार्किस्ट के रूप में अब दर्ज करने के लिए। आप हमारे मित्र संजय जी ने कहा कि पुराना, अरे भाई, किसी की मेरी मानसिकता अगर हो और मैं हिस्ट्री शीटर हूं, तो एक बार तो कहलाऊंगा ना कि मैं हिस्ट्री शीटर हूं, कि मैंने अपराध के बाद में मैं सुधर गया हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं एनार्किस्ट हूं, अगर मैं बिहारियों को गाली देता हूं, कहता हूं कि ये बिहारी आकर के टिकट कटा कर, तो मेरा मानसिकता तो वहां से दिखेगा ना। तो ये मानसिकता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, इसी एनार्की। मैं तो कह नहीं रहा हूं एनार्किस्ट है, लेकिन मैं रेफरेंस लेके वहां तक पहुंच रहा हूं। और आज जो एलजी ने आदेश दिया है, ये एक संवैधानिक आदेश है, और लगातार केजरीवाल साहब दिल्ली की सड़कों पर असंवैधानिक निर्णय सुना के दिल्ली के डॉक्टरों को, दिल्ली में मरीजों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, व्यवस्था को, सामान्य लोगों को, देश को। और देश में और भी 27-28 मुख्यमंत्री हैं। ऐसा तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब आपका सबका जीवन आपके चुंगल में चला जाए। देश में ऐसा स्थिति कहीं नहीं है। तो दुर्भाग्य की स्थिति है कि ये भाजपा को कुछ कह रहे हैं, भाजपा के लोगों के बारे। मैं भाजपा के बारे में कही नहीं रहा हूं, मैं तो एक राज्य के मुख्यमंत्री के उस व्यवहार के बारे में पूरे भारतवर्ष को बता रहा हूं कि एक एनार्किस्ट मुख्यमंत्री भारत की दिल्ली के राजधानी के कुर्सी पर बैठा है, जो देश को चुनौती दे रहा है, संविधान को चुनौती दे रहा है। और हमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, तो खिलाफत की बात तो क्या है, लेकिन हमें सचेत होना पड़ेगा। और मैं एलजी का आदेश जिसकी प्रति मेरे पास है, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा एलजी साहब का, और स्वाभाविक तौर से देश की सरकार का, कि कम से कम सत्यता तो सामने आई कि क्या इन लोग कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। हम संकट में पड़े हैं, बीमार हैं, हम अस्पतालों में जाना है, डॉक्टर मुझे देंगे, डॉक्टरों को गाली दो, अस्पतालों को गाली दो, लोगों को गाली दो, बाहर के लोगों को गाली दो। ये क्या एनार्की? संजय जी, देश हमारा है, हम संविधान हमारा है। संजय जी, देखिए, पहली बात तो रोढ़ी साहब ने मानसिकता की बात की। अगर मैं यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के किसकी क्या मानसिकता है, कौन कब दंगे कराता है, किसकी कब हिस्ट्री सीट तैयार हुई थी, कौन कब तड़ी पार हुआ था, और कब कौन देश के संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठा है, और कौन सरकार में मंत्री है, वो सब चर्चा करने लग जाऊंगा तो विषय एक दूसरी तरफ चला जाएगा। 2 बार इन्होंने आपके टीवी चैनल पे, और आपका राष्ट्रीय टीवी चैनल है अंजना जी, मैं चाहूंगा, इन्होंने कहा बिहारी मुंह बना के चले आते हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया 500 रुपए का टिकट कटा के।
ये एक जिम्मेदार लोकसभा के सदस्य हैं, आपके चैनल पे बैठकर एक गलत जानकारी पूरे देश को दे रहे हैं। आप वो बयान अभी निकाल के दिखाइए, मैं खुलेआम कह रहा हूं। अगर उन्होंने ये ना कहा हो कि बहुत खुशी होती है यहां पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वो बयान आप दिखाइए अंजना जी। 2 बार एक लोकसभा के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के बिहार के लोगों को खुद से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के लिए हम लोग पिछले जब से लॉकडाउन लगा है लगातार उनके बीच के मैं रह के काम कर रहा हूं, और आप बार बार कह रहे हैं कि हमने बिहारियों को यहां इलाज करने से मना किया, बिहारियों को मुंह बना के चले आते हैं, ये बयान दिया। अभी आपको मौका लग जाए, आप अपने यहां बोल दीजिए, वो बयान जरूर दिखाइए अरविंद केजरीवाल का। अनार्किस्ट किसे कहते हैं? अनार्किस्ट उन लोगों को नहीं कहते जो इस महासंकट के समय में हमारा साथ देने के बजाय एमसीडी का हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल बनाने के बजाय, एमसीडी के माध्यम से रसोइयां चलाने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी की इकाई हमारे साथ खड़ी होने के बजाय हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, दिल्ली के अंदर मोर्चाबंदी कर रही है, दिन रात केजरीवाल और सरकार की आलोचना में लगी हुई है। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि रूडी साहब, उनका कहना है कि बयान उन्होंने ये दिया था कि 500 रुपए का टिकट, लेकिन वो खुशी जता रहे थे कि दिल्ली में लोग इलाज के लिए आते हैं। तेरी दिल्ली मेरी दिल्ली के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने तो फैसला पलट दिया है, सबका इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होगा, लेकिन मानसिकता पर उस सवाल का रूडी जी एक लाइन में आपको जवाब देना होगा, वक्त बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि आप ट्विस्ट दे रहे हैं, वो तो खुशी जता रहे थे कि 500 का टिकट कटा के बिहार से लोग आते हैं इलाज करा। नहीं, मैं तो इस पे नहीं कहना चाहूंगा। एक प्रमुख अखबार का कतरा मेरे पास है और आप देख सकते हैं, और संजय जी भी पढ़ ही लेंगे। ऐसे कई अखबार, बिहारी 500 रुपए लेके आते हैं और दिल्ली और लाखों का इलाज करके फ्री करा के लौट जाते हैं केजरीवाल। संजय जी भी ऐसे सब अखबारों का हेडलाइन यही है। वो सभी पत्रकार गलत कहते हैं, सभी पत्रकारों ने गलत कैप्शन लगाया। चलिए अनंत बहस है, फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कह दिया है कि दिल्ली के वासी होने का पेपर नहीं दिखाना पड़ेगा, इलाज सबका कीजिए। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।